क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा इंसान जो कि एक नॉर्मल चाय वाला होता है, लेकिन वो कैसे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और जो कि जिनके पास बहुत सारी चीज़ों का प्रिविलेज होता है वो लोग भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, लेकिन एक छोटे से जगह से आया हुआ एक छोटा सा आरएसएस का कार्यकर्ता कैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाले देश में एक प्रधानमंत्री बन जाता है, और उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको प्रधानमंत्री बनाने में हेल्प करती है। तो आइए हम इस वीडियो में यही जानेंगे। फर्स्ट चीज़ आ जाता है लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि जो भी लीडर होते हैं वो बाय बर्थ लीडर होते हैं, उनको सिखाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अन्यथा लीडरशिप पे कितने भी बुक्स पढ़ लें या फिर कुछ भी कर ले, लेकिन जो एक लीडर होता है वो पैदा ही लीडर होता है, भले ही वो कुछ चीज़ें पढ़ा हो ना पढ़ा हो। लेकिन आप देखे होंगे जो भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं उन्होंने उतनी ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें नहीं ली है, लेकिन उनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है, आप अगर नरेंद्र मोदी की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका जो लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो जहाँ जाते हैं लोगों को जैसे संबोधित करते हैं, लोग मेस्मराइजेशन हो जाते हैं। और लोगों मतलब अगर कोई भी इंसान अगर उनके आगे में बैठा हुआ है और अगर वो स्पीच दे रहे हैं तो वो लोग को उनके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है, और अगर उस समय अगर वोटिंग हो जाए तो वो एकदम 100 में से 90% वोटों से जीत जाएंगे। और इसलिए ही उनका जो बात करने का तरीका है, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें आप एक बुक से नहीं सीख सकते हो, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट करना ये आपको अंदर ही होता है। और ये बाय बर्थ ही एक लीडर थे, क्योंकि हर एक जगह जहाँ भी आप नरेंद्र मोदी को देखेंगे वो कभी भी किसी की बातों में अगर उनको खुद के ऊपर बिलीफ होता है तभी वो चीज़ों को वो करते थे, जिसके कारण लोग उनसे कुछ भी चीज़ की डिमांड ऐसे नहीं कर सकते थे बोल के कि तुम ये चीज़ कर दो और वो ऐसे कर दे, ऐसा नहीं होता था, जिसके कारण उनके अंदर एक बचपन से ही ये लीडरशिप क्वालिटी थी। अगर आपने जो भी लीडर बड़े बड़े हुए होंगे उनके अंदर ये सारी सिमिलरिटी हुई ही है, क्योंकि वो एक छोटे से जगह से उतने बड़े जगह पे आते हैं। और अगर आप ऐसे कोई भी लीडर जो देखे होंगे उनके बाद जो भी उनके सन होते बेटे होते होंगे, और वो भले ही उनको बाप का जो उपाधि होता होगा वो बाप के चलते बेटा को मिल जाता है वो लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन क्या वो बेटा अपने बाप की उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाता है? नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि भले ही उसको हर एक चीज़ों का प्रिविलेज मिला हो, उसको बुक्स मिली हो, अपने पिता का गाइडलाइंस मिला हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पिता से आगे नहीं जा पाते हैं बहुत ज़्यादातर केस में, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें क्वालिटीज़ नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले तो किसी इंसान को उतना बड़ा करने के लिए उसके अंदर खुद के अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि वो उस इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाने में हेल्प करे। तो फर्स्ट चीज़ उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो उनको आगे ग्रो करने में हेल्प की। सेकंड चीज़ आता है जो उनका इमोशन के ऊपर कंट्रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपने देखा होगा कि वो लोग लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जिनका अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि आप अगर अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, और बजाय अपने इमोशन में बह के वो डिसीजन नहीं लेते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सही चीज़ें सही समय पर नहीं कर पाते हो। मान लीजिए आपके लिए कुछ चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको कोई इंसान अगर मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई भी जो आपसे ज़्यादा अटैच है, वो अगर आपको बोल रहा है कि चलो कहीं घूमने के लिए, आपका कोई फ्रेंड है, और अगर आप चल जाते हैं और उस इम्पोर्टेंट काम को टाल देते हैं, तो आप उस इम्पोर्टेंट काम को ही नहीं टालते हैं, बल्कि जो आप अचीव कर सकते थे जिस समय में, वो आपको अब उस समय में अचीव नहीं होगा, और शायद बाद में भी ना हो। क्योंकि हमेशा आप अगर देखें तो टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि आप अगर आज के डेट में जितने भी लीडर देखे होंगे वो ज़्यादातर ओबीसी कम्युनिटी से आते होंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइम है ओबीसी का, जो मेजॉरिटी में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी का है, इसलिए जो भी ओबीसी लीडर आपने हर एक स्टेट या फिर सेंट्रल में भी देखा होगा, जो भी ज़्यादातर बड़े बड़े नेता है वो ओबीसी कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो भी ओबीसी कम्युनिटी में अगर पैदा होता है तो वो उनको एक हेज मिल जाता है बाद बाकी कम्युनिटी में, क्योंकि उन लोगों का रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप आगे आ सकते हो। वैसे ही अगर आप यूएस में पैदा होते हैं तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी की, बहुत सारी चीज़ें की, तो ये सारी चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को मिलती है, जिसके कारण लोग और लोगों से आगे आ जाते हैं। और अगर आप उस समय पे अगर वो चीज़ें आप नहीं कीजिएगा तो आप उस आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप इन्फोसिस या फिर जो भी कंपनियां जो 1990s के बाद ग्रो की,
क्योंकि आज के डेट में जितने भी यूनिकॉर्न हो रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही यूनिकॉर्न हो रहे हैं। अगर आज के डेट में अगर जियो लोगों के पास उपलब्ध नहीं रहता और इतना डेटा सस्ता अगर नहीं होता तो इंडिया में इतना यूनिकॉर्न नहीं बनते। और जो आज के डेट में हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में इतनी बड़ी यूज़फुल नहीं होती लोगों के लिए, तथा ये कंपनियाँ इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रही होती। तो ये सारे फैक्टर भी टाइम का खेल है। अगर ये चीज़ें आज से जब जियो नहीं था उससे अगर 5 साल पहले अगर आए रहते तो ये चीज़ें फ्लॉप हो जाती इंडिया में। इसलिए अगर सही समय पे आप सही चीज़ें करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप इमोशन में बह के वो चीज़ें उस समय नहीं करते हैं तो जो भी लोग उस चीज़ को देख रहे होते हैं वो चीज़ कर लेते हैं, और जिसके कारण जो आपका जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आप खो देते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज को और चीज़ों के मुकाबले में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है वो उसको भले ही वो कुछ चीज़ों में अगर से परफेक्ट नहीं है तब भी उसको लोगों के कंपेयर में बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कि नोकिया था, नोकिया में लोगों को, जैसे नोकिया फ़ोन था उस समय भले ही उसका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा ना हो लेकिन उसका जो हार्डवेयर था वो लोगों को काफ़ी पसंद था। लेकिन वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग उसको यूज करते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ उसका चेंज ना होने के कारण उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज होते हुए भी लोग उसको यूज नहीं किए और लास्ट में वो फिर आउटडेटेड हो गया। जिसके बाद जब वो बाद में उस चीज़ को अडॉप्ट किया जो कि मार्केट में पूरा चल रहा था, तब फिर वो उस समय पूरा बर्बाद हो गया था। इसलिए टाइम के साथ साथ अगर आप चेंज नहीं होते हैं और अगर फर्स्ट मूवर अगर आपको एडवांटेज कुछ चीज़ में अगर नहीं लाते हो तो आप फिर आउटडेटेड हो जाते हो और आप फर्स्ट होके भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हो और नॉलेजेबल होके भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कि उतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग टैलेंटेड इंसान को भी लाइफ में बीट कर देते हैं। क्योंकि वो एक चीज़ में लगे हुए रहते हैं, जबकि जो टैलेंटेड इंसान होते हैं वो सोचते होंगे हम तो ये चीज़ को अचीव कर लेंगे और इससे क्या होगा। लेकिन जो इंसान के अंदर सेल्फ स्टीम उतनी कम होती है, वो जानता है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लगे रहता है, जिसके कारण वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी का अपने इमोशन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल था, जिसके दौरान ही वो जानते थे कि अगर हम अपनी फैमिली और ये सारी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व रहें तो हम कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे और लोगों के लिए कुछ समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण ही वो आरएसएस से जुड़े और आरएसएस से जुड़ने के बाद ही उन्होंने जो उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, क्योंकि उस समय लोगों की कम उम्र में ही शादी हो जाती थी, जिसके कारण वो शादी के कुछ सालों बाद अपनी वाइफ को छोड़ दिए और उनसे दूर रहने लगे तथा अपने घर वालों से भी दूर रहने लगे। और वो इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में घूमते रहे और उसके बाद जब घूमने के बाद वो फिर अहमदाबाद में आए, गुजरात में, तो फिर वहाँ पे वो आरएसएस के लोगों के साथ ही काम करने लगे और अपने इंडिया के लिए कुछ बड़ा सोचने लगे और कैसे इंडिया ग्रो करे ये सारी चीज़ें सोचने लगे। और उसके बाद ही वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहे, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी उसमें भी वो इस सारी चीज़ों को सफलतापूर्वक वहाँ पे पहुँचाने के लिए उनका जिम्मेवारी था और वो आगे ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तथा गुजरात में वो उन्हीं को ये नेतृत्व दिया गया था कि सफलतापूर्वक बिना कोई उनको ये काम दिया गया था कि गुजरात में बिना किसी लड़ाई झगड़े के कुछ भी चीज़ों विवाद के शांति से इस रथ यात्रा को निकाला जाए और गुजरात में वो सफल रहे। लेकिन फिर बिहार में रोक दिया गया और जम्मू कश्मीर में भी जो रैली गई थी उसमें भी वो आगे और उनको ये नेतृत्व दिया गया था। तो ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ें आरएसएस के लोगों के साथ पीछे से कर रहे थे जो कि उस समय लोगों को नहीं दिख रही थी। लेकिन बाद में आरएसएस के कहने पर ही उनको गुजरात का सीएम बनाया गया और फिर गुजरात का सीएम बनने के बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। और उनका जो अग्रेसिव नेचर था लोगों के खिलाफ जो कि गलत चीज़ें करते थे, और उसके बाद गुजरात में कभी फिर राइट या फिर दंगे नहीं हुए, जिसके कारण वहाँ के लोगों को एक शांति का माहौल मिला और वहाँ का जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो हुआ। क्योंकि अगर आपके घर में भी कोई कला होता है तो आप किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, और बिजनेस भी तो वही चीज़ है। अगर आप कहीं भी कुछ स्टेबल अगर गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है और बम गिरता है, तो कोई भी बड़ी कंपनियाँ वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। और अगर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर चोरी चमारी का दिक्कत रहता है तो वो भी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये सारी फैसिलिटी को वहाँ पे गुजरात सरकार, मोदी सरकार ने ये सारी चीज़ें लोगों को फैसिलिटी दी, जिसके बाद गुजरात काफ़ी ग्रो हुआ। और उसके बाद ही वही गुजरात मॉडल के तौर पे ही 2013 में उनका नाम पीएम, बाद ही नरेंद्र मोदी का नाम पीएम के
लिए उठाया गया, जिसके बाद काफ़ी पार्टी में काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और ऐसे ही बहुत सारे लोगों जो पुराने बड़े लीडर थे उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी आरएसएस के मोहन भागवत के कहने के बाद सारे लोगों ने मंजूरी दे दी और भले ही नाखुश होते हुए भी सभी लोगों ने समर्थन दिया। जिसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद उनका जो भी डिसीजन था, जैसे जीएसटी में रिफॉर्म लाना और उसके बाद नोटबंदी हुआ और उसके बाद जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो या फिर बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोगों से कम्युनिकेट करना, बातें करना, एक इंडिया की एक जो छवि थी पहले वो छवि को बदलना और एक पावरफुल नेशन के तौर पर उभारना और आने वाले दिनों में सुपर पावर होने के लिए जो स्टेप लेना हो वो सारी चीज़ें करना। जैसे इंडिया में आज यूपीआई और ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट भी है, जिसके कारण जो भी गरीब देश हैं जहाँ पे अभी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी उतनी बिल्डअप नहीं हुई है वो देशों को भी अगर यूपीआई सही तरह से कम्युनिकेट कर पाए तो वो बहुत सारे देशों को इस सारी चीज़ों के थ्रू हेल्प मिल सकती है। जहाँ वहाँ की यूएस की जो कंपनियाँ हैं वो एक लार्ज अमाउंट देना पड़ता है, जबकि इंडियन की जो यूपीआई है वो काफ़ी सस्ती है तथा गरीब देश भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके कारण गरीब देशों से इंडिया में पैसा आएगा। और जैसे आज के डेट में यूएस करेंसी यानी कि डॉलर की है ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण जो गरीब देश है उनका जो पैसे की वैल्यू है वो गिरते जा रही है और डॉलर से ही ट्रांजेक्शन लेन देन करने के कारण उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होते जाता है, जिसके कारण अगर उसका कोई भी डॉलर के अगेंस्ट में अगर कोई भी अल्टरनेटिव करेंसी अगर निकलती है और वो देशों को फ़ायदा पहुंचाती है और वो सभी देशों को फ़ायदा पहुंचाती है तो उसके लिए मोदी सरकार ने भी बहुत सारे देशों से, जो भी छोटे छोटे देश हैं उनसे ये बात की है कि अगर उनको किसी चीज़ में अगर ट्रांजेक्शन करना है तो वो रुपीज़ का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके पास अगर डॉलर जाएगी तो आप चाहें तो इंडिया में उस डॉलर को अगर आप उस करेंसी को अगर जैसे आप रुपीज़ से जैसे आप डॉलर के बजाय रुपीज़ से भी कोई भी चीज़ों को खरीद बेच कर सकते हैं। और अगर आपके देश में अगर इंडियन करेंसी रुपीज़ की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती है और अगर उस इंडियन करेंसी को आप कहीं भी यूज नहीं कर पाते हो तो उस भारत सरकार उसके लिए भी उपाय दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इंडिया में भी वो पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पैसे पे आपको एक फ़िक्स अमाउंट में इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिसके कारण इंडिया में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा और जो लोग भारत में इन्वेस्ट करेंगे उनका भी एक फिक्स अमाउंट में प्रॉफिट मिलेगा उनको और इससे इंडियन करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण इंडियन करेंसी जो है वो भी मजबूत होते जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के तौर पे मोदी सरकार ले रही है और आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार को लोग बहुत ही विजनरी तौर पे देखे जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े आज के देश आज़ादी के बाद इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर शायद ही कोई हुआ हो भारत में और आने वाले दिनों में लोग इन्हें कैसे याद करते हैं देखने वाली बात होगी।